जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 22 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। प्रॉपर यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है हर एक स्टूडेंट पर ध्यान देते हुए। तो फटाक से कांटेक्ट करो इस नंबर पर और बताओ कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस फॉलो करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये है आज के हमारे टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए आइए, बिना समय वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करेंगे। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको समझाऊंगा। आपको सिर्फ फोकस करना है मेरी तरफ। मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं उस चीज पर आपको बिल्कुल ध्यान से फोकस रखना है। और जो चीज मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए वो चीज आपको नोट डाउन करनी है। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप लोग के थोड़े से कमेंट्स जो है वो देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या कमेंट्स जो है वो किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो एक बार आपके आंसर्स देख लेते हैं। आयुष गुप्ता, वेरी गुड। रेगुलर बेसिस पर आंसर्स जो है वो दे रहे हैं। ऐसे ही बस लगे रहिए। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर ऐसे ही ईशा ठाकुर, वेरी गुड। प्राची वर्मा, बहुत शानदार। और फिर इसके अलावा श्वेता यादव, वेरी गुड। डिटेल में आंसर लिखा है। आयुषी सिंह, बहुत शानदार। सभी लोग डिटेल में आंसर लिख रहे हैं। पायल भारती। दीपांशी ने लिखा है कि कितने लोग मतलबी हैं, व्यूज ज्यादा और लाइक उससे आधे भी नहीं। अब करते नहीं यार लोग, क्या करें, बट कर दिया करो यार प्लीज। एक लाइक का बटन जरूर हिट किया करो, क्योंकि उससे क्या यूट्यूब जो है वो प्रमोट करेगा और भी लोगों तक पहुंचाएगा वीडियो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा शगुन सिंह का भी आया। बहुत बढ़िया, सभी लोग शानदार। एक मैंने देखा था, एक स्टूडेंट दीपांशी ने शायद लिखा था, पता नहीं अभी कमेंट उनका दिख क्यों नहीं रहा है मुझे, कि सर पेंडिंग टॉपिक्स है वो हो जाते हैं, सेम डे करवा दिया करो। यार मैं सेम डे करवा ही देता हूँ, कोशिश मेरी पूरी हमेशा यही रहती है। ऐसा नहीं है कि कोशिश जो है वो रहती नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे पर्टिकुलर होते हैं जिसमें मुझे और रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है और डिफरेंट आर्टिकल्स देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं चीज आपके सामने रखता हूँ ना, तो मैं पूरी ओवरऑल इस तरीके से रखता हूँ कि आपको क्लैरिटी के साथ पूरी चीज जो है वो पता लगे। राइट। और जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता किसी टॉपिक को लेकर, वो टॉपिक मैं आपके सामने प्रेजेंट ही नहीं करता हूँ। एंड यू डोंट वरी एट ऑल। मुझे पता है कि टॉपिक्स थोड़े से पेंडिंग जो है वो हुए हैं। वो मैं आपके इस संडे तो मुश्किल है, क्योंकि इस संडे यूपीएससी का एग्जाम है। राइट। आपको पता होगा, या तो मैं ट्राई करूंगा कि इस संडे से पहले सैटरडे वाले दिन जो है वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर दूं और आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पेंडिंग टॉपिक्स। वो मैं डेफिनेटली आपके जो है वो कवर अप करूंगा। तो चलिए, बिना देरी किए हम लोग जो है वो चालू करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइटल डाल लो, ज्ञान भारतम मिशन। मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा हैंग हो रहा है क्या वीडियो? शायद हल्का सा हैंग हो रहा है बीच बीच में, क्या पता। चलो, तो हम डिस्कस करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लो टाइटल, ज्ञान भारतम मिशन। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की प्राचीन लिखित विरासत को संरक्षित करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहला मिशन कब लॉन्च हुआ? यानी कि हमारे जितने भी एंशियंट, आप कह सकते हो कि मैन्युस्क्रिप्ट है, स्कल्पचर्स हैं, जितनी भी पुरानी जो चीजें हैं हमारे पास, रिकॉर्ड्स जो हैं, उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो है वो सबसे पहली बार ऑफिशियल मिशन कब लॉन्च हुआ? तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको जो है वो आंसर मिलेगा। ध्यान से जो है वो सुनिएगा। अभी हुआ यह है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 9 जून 2025 को लॉन्च जो है वो करेंगे ये। राइट, घोषणा जो है वो कर दी गई है। एक नया और रिवैम्प्ड मिशन, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। तो याद रखना, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो ब्रैकेट में लिख लो, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है। क्या है? नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। कह दिया है कि 9 जून को इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अब आपको इसके नाम में ही पूरी चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिशन है। यस। इसका उद्देश्य है इंडिया की मैन्युस्क्रिप्ट का नेशन वाइड सर्वे करवाना, यानी कि पूरी कंट्री में जहां जहां पर भी मैन्युस्क्रिप्ट है उसका सर्वे हो।
उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, यानी कि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहे, उसको डिजिटलाइज कराएं और उसको प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख लो। सिर्फ ऐसे आप एक काम करो, ऐसे वो बना दो, क्रॉस बना दो। हर एक में एक एरो में जो है वो लिख दो, एक में लिख दो सर्वे, एक में लिख दो डॉक्यूमेंटेशन, एक में लिख दो डिजिटलाइजेशन और एक में लिख दो प्रिजर्वेशन। तो ये हो गया, बस ये मिशन का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है। और इसका बजट भी काफी बड़ा है। 3.5 करोड़ रुपए से सीधा 60 करोड़ तक पहुंचा दिया है बजट को। सोचिए आप, 3.5 करोड़ कहाँ और 60 करोड़ का, कितना ज्यादा बजट जो है वो इसमें अभी शामिल किया गया है। मैं एक काम करता हूं, मैं ये वीडियो जो है वो ऑफ कर रहा हूं, उससे शायद हैंग होगा तो आपको डिस्टरबेंस होगा। तो मैं इसको जो है वो हटा रहा हूं यहां से आज के लिए। ठीक है, कि जिससे कि आपको डिस्टरबेंस अभी ना हो और प्रॉपर मेरी आवाज आपको सुनाई दे, क्योंकि वो पता नहीं कुछ हैंग हो रहा है, मेरे ख्याल से बैकग्राउंड में कुछ टास्क चल रहे होंगे इस कारण। एनीवेज, तो ध्यान सुनना, इसका बैकग्राउंड अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो है ना हमारा, ओरिजिनली 2003 में शुरू किया गया। कब किया गया? 2003 में, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अंडर बनाया गया था। ये लिख लो कि हमारा जो जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जो मिशन है ना, स्टार्टिंग हुई थी उसकी 2003 से। और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इसके अंडर इसको रखा गया था। ये पहले पॉइंट पे जो लिखा है वो आप मेंशन कर सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि भारत की जो एंशियंट टेक्सचुअल हेरिटेज है, यानी कि जो लिखित में जो चीजें हैं, पांडुलिपि हमारी, राइट, इसको एक सेंट्रल एजेंसी के थ्रू प्रोटेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव था। अब इस मिशन का अपडेटेड वर्जन है ज्ञान भारतम मिशन, जिसमें नए विजन के साथ पुराने जो योजनाएं जो थी ना, सोई हुई योजना आप कह सकते हो, राइट, जो एक्टिव नहीं थी उसको दोबारा एक्टिव किया जाएगा। नए विजन मतलब डिजिटलाइज करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, सर्वे करना, ये नया विजन है, राइट। उसके साथ पुरानी जितनी भी स्कीम जिस पर काम बिल्कुल नहीं चल रहा था उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा, आप ये कह सकते हो। आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास कितनी ऐसी प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट होंगी जो अब तक प्रॉपरली प्रिजर्व ही नहीं हुई है, अभी तक जिनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट ही नहीं किया गया है? पता है आपको? आपको जानकर हैरानी होगी गाइस, 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूड की जा सकती हैं इस मिशन में। 1 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं जो आज तक उनको एक प्रॉपर उस पर नहीं रखा गया है डॉक्यूमेंटेशन में। 60 करोड़ का डायरेक्ट एलोकेशन बताता है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट कल्चर प्रिजर्वेशन के ऊपर, कि भाई हम सांस्कृतिक चीजों को हमारी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बनाई जा सकती है जो सिर्फ और सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने पर काम करे। लक्ष्य है 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स का मेटा डेटा बनाना, यानी कि प्रॉपर डिजिटलाइज डेटा बनाना। ये भी लिख लो आप, ये वाला टारगेट लिख सकते हो आप, कि 1 करोड़ से ज्यादा जो डेटा है मैन्युस्क्रिप्ट्स का, वो प्रोटेक्ट करना। 1 करोड़ से ज्यादा डेटा को 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करना। या आप ऐसे लिख सकते हो कि ये ऑब्जेक्टिव है। आईआईटी बॉम्बे, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और संस्कृति फाउंडेशन, ऐसे टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस ने इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करने में कंट्रीब्यूशन भी जो है वो दिया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब वैसे इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखने की जो है वो आपको आवश्यकता नहीं है। ये सब जो इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पर जो नाम लिखे हुए थे ना, अभी आपने देखा होगा ये, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, संस्कृति फाउंडेशन, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना, तो ये प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं इनके एक्सपर्ट्स वगैरह। तो ये सब ध्यान में रखने की जरूरत है। बजट, हाँ ठीक है, बजट ध्यान में रखो कि 60 करोड़ का बजट इसमें लगाया जा रहा है। ये ध्यान में रखो कि 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो इसमें टारगेट है कि वो शामिल जो है वो करना है, प्रिजर्व जो है वो करना है। तो बस ये चीज आप जो है वो लिख सकते हो। गूगल आर्ट एंड कल्चर ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ भी टाई अप हो रहा है, जिससे भारत की मैन्युस्क्रिप्ट्स दुनिया भर में एक्सेसिबल हो सके। क्योंकि डिजिटलाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिजिटलाइजेशन इज नॉट फॉर लाइक कि नेशनल लेवल पर, इट इज फॉर इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। यस, तो ये डिजिटलाइजेशन का प्रयास जो है ना वो आप अपने सिविल सर्विसेज के मेंस के कल्चर, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक्स के लिए एग्जाम्पल के तौर पर भी यूज कर सकते हो। तो बस यही चीज ध्यान में रखो, ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च हो रहा है 2025 में, राइट। और 60 करोड़ का बजट है, 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो उनको डिजिटलाइज करना है। बस ये चीज ध्यान में रखो। इसके जो टेक्निकल पार्टनर है वो गूगल आर्ट एंड कल्चर है। वो चाहो तो ये लिख सकते हो, टेक्निकल पार्टनर गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, ये वाली चीज लिख सकते हो आप। ये टेक्निकल पार्टनर ऐसे करके लिख दो आप, है ना, हो गया बस आपके नोट्स, उसमें क्या है और।
उसमें कोई चीज लगी अब आपको डिफिकल्ट? इस क्या होता है कि इतने बड़ा जो टॉपिक होता है ना, उस टॉपिक के अंदर सिर्फ दो तीन चार चीजें होती हैं लिखने वाली, नोट्स बनाने वाली, और सिर्फ जो चीज होती है वो आपकी एक बार समझने वाली होती है। अब अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो गई तो आपको पता है पूरा ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। वो चार चीजें मैंने आपको लिखवाई: सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटलाइजेशन और प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन। बस दैट्स इट। और क्या करना है इसके अंदर? आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे जो है वो बढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि सिक्किम ने इंडिया का हिस्सा बनने के लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो करी? ये चीज आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी का हिस्सा है गाइस। हम सिक्किम की स्टेटहुड जर्नी को समझेंगे क्योंकि अभी 50th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन इसका रिसेंटली हुआ है। राइट, सिक्किम के स्टेट बनने पर 50 साल कंप्लीट हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, और इसके आपको नोट्स बनाने नहीं है। क्यों नहीं बनाने? क्योंकि इसके नोट्स ऑलरेडी आपके जनरल स्टडीज के पेपर 2 के अंदर बनवाए जाते हैं कि भाई सिक्किम जो है वो कैसे शामिल हुआ, पता होना चाहिए ना आपको। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो आप, तो सिक्किम जो है वो स्टेट बना है, 50 ईयर्स इसके कंप्लीट हुआ है क्योंकि, और ये हुआ है तो इससे रिलेटेड एग्जाम में 100% इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस, 100%। अब मैं आपको सही जवाब बताता हूं जिसको बोलते हैं रेफरेंडम। सिक्किम जो है रेफरेंडम के माध्यम से, पता है आपको, जनमत संग्रह जिसको बोलते हैं ना रेफरेंडम, हिंदी में जनमत संग्रह, उसके माध्यम से बना है। लिख लो ये वाला पॉइंट। क्या होता है ऐसे जब चीजों को नॉर्मली पढ़ोगे ना, एक एक लाइन, तो चीजें जो है वो उस तरीके से समझ में नहीं आएंगी। बट जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और आंसर वाइज आपको पढ़ाता हूं, तब आपके में क्लैरिटी होती है। क्वेश्चन यही पूछेंगे कि भाई सिक्किम किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो इंडिया का स्टेट बना? रेफरेंडम, जनमत संग्रह। क्या होता है रेफरेंडम? मुझे आप लोग इसकी डेफिनेशन बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। पॉलिटी की 8th या 9th क्लास की किताब में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलो थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं। सबसे पहले तो सिक्किम पर 1642 से लेकर 1975 तक एक डायनेस्टी थी, एक वंश था जिसका नाम था नामग्याल वंश। नामग्याल वंश, इनका जो है वो शासन था, नामग्याल। राइट, नामग्याल। तो इस वंश का जो है वो शासन था। फिर 1861 में उसी दौरान ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना था, ये ट्रीटी ऑफ टोमलोंग के तहत। तो ये ट्रीटी आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपने अगर उसमें लिखी होगी अपने नोट्स में पॉलिटी की तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखी है तो ये वाली संधि का नाम लिख लो। तुम लोग लॉन्ग नहीं है ये, टॉम लॉन्ग, टॉम लॉन्ग इसको बोलते हैं, टॉम लॉन्ग। ये TUM होता है बट टॉम लॉन्ग ये बोला जाता है, टॉम लॉन्ग ट्रीटी। तो ना 1861 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस ट्रीटी के तहत जो है वो इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया। क्योंकि ये लोग कर ही रहते हैं, आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता है इंडिया के अंदर भी इन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्राउन रूल एस्टैब्लिश हुआ, याद करो। और क्राउन रूल ने बोला कि अब सुप्रीमेसी किसकी होगी, क्राउन की होगी। वैसे ही ये लोग कर रहे थे, सिक्किम को जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के तौर पर बना दिया कि भाई अब ब्रिटिशर्स जो है वो सिक्किम की देखभाल करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और 1950 में इंडिया के साथ इंडो सिक्किम ट्रीटी साइन हुई, जिसमें लिख लो 1950 के बाद इंडिया इंडिया की इंडो सिक्किम ट्रीटी, ये संधि, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये साइन हुई। फिर इंडिया को जिम्मेदारी दी गई कि सिक्किम के डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के पास जाएंगे। यानी कि एक प्रकार से आप देख सक रहे हो यहां पर कि सिक्किम एक ऑटोनॉमस टेरिटरी थी, है ना, स्टार्टिंग में ऑटोनॉमस। और उसमें सिर्फ हमारा जो रोल था वो सिक्किम को मिलिट्री प्रोवाइड कराना, कम्युनिकेशन पे हमारा पूरा रोल रहेगा, और एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि सिक्किम दूसरी कंट्रीज के साथ बातचीत नहीं करेगा, हम करेंगे। तो ये हमारी एक ट्रीटी थी, इंडो सिक्किम ट्रीटी, है ना। अब कहानी होती है नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1970 के दशक में लोगों में मोनार्की के खिलाफ डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगा। उनने बोला यार ये राजा महाराजा अपनी मनमानी कर रहे हैं साले, और हम लोग बगल में देखते हैं इंडिया के अंदर तो लोग जो है वो कितने बढ़िया डेमोक्रेटिक तरीके से रह रहे हैं, और लोगों को इस समय तक ज्ञान भी हो गया, नॉलेज भी मिल गई, अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि भाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो रिजल्ट ये हुआ 1975 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1975 में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें आपको पता है 97% से ज्यादा लोगों ने मोनार्की को हटाने और इंडिया में इंक्लूड होने के पक्ष में वोट दिया। यानी कि आप कह सकते हो कि 100 में से 97
लोग ऐसे थे सिक्किम के अंदर जो ये बोल रहे थे कि भैया ये मोनार्की को, राजशाही को समाप्त करो और भारत संघ इंडियन यूनियन में मिलना है। तो याद रखिएगा 1975 में सिक्किम के अंदर जो है वो एक रेफरेंडम होता है और सिक्किम इंडिया का हिस्सा बनता है। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को ऑफिशियली इंडिया का 22nd स्टेट जो है वो घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो आपको कितने आसान तरीके से ये पूरी चीज समझ में आई। अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिक्किम की आइडेंटिटी जो है गाइस, ये एक मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक आइडेंटिटी, यानी कि अलग अलग जो वंश के लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग सिक्किम में है, जिसमें यहाँ के जो ओरिजिनल लोग जो है, यहाँ के देसी लोग, मूल निवासी आप कह सकते हो, वो है लेप्चा। कौन है? लेप्चा। लेप्चा लोग सिक्किम के अंदर मूल निवासी हैं, लिख लेना। फिर भूतियाज, भूतियाज लोग जो हैं ये बेसिकली वहां से आए हैं, तिब्बत से। और नेपाली लोग जो हैं वो 19 सेंचुरी में रहे, वो माइग्रेट हुए थे सिक्किम के अंदर। तो सिक्किम में ये तीन मेजर कम्युनिटीज आपको नजर आएंगी, और भी काफी सारे हैं बट ये तीन मेजर हैं। यहाँ पर कौन से धर्म फॉलो किए जाते हैं सिक्किम के अंदर? तो तिब्बतन बुद्धिज्म, स्पेशली भूतियाज और लेप्चाज लोग जो है ये फॉलो करते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, भूतिया, लेप्चा, लिम्बू। राइट। तो ये थोड़ी सी ये चीजें क्या होती हैं, प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, तो ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब सुनिए, गैंगटॉक में हुई एक तिरंगा रैली, पीपल इन ट्रेडिशनल ड्रेस वेविंग फ्लैग्स, यानी कि लोग जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस में आए और उन्होंने एक रैली करी। तिरंगा रैली के नाम से ये जानी जाती है। यानी कि हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से मोटिवेशन मिला लोगों को कि लोगों को जो है वो इंडिया को ज्वाइन करना है, तो उसमें एक तिरंगा रैली भी शामिल थी। और इस इवेंट को एक पोएटिक ऑरा दे दिया गया, ट्रू स्पिरिट ऑफ सिक्किम के तौर पर। परेड जो थी वो दो महिला पुलिस ऑफिसर्स ने पहली बार सिक्किम की हिस्ट्री में कंडक्ट करी। एक ऑफिसर ने पहले यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में काम भी किया था उनमें से। तो ये एग्जाम्पल भी है वुमेन एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का। 1100 स्कूल स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया ट्रेडिशनल और मॉडर्न डांस फॉर्म में। ये देखिए आप। तो ये सेलिब्रेशन है 50 ईयर्स स्टेट हुड। ये अभी जो सेलिब्रेशन हो रहा है, तिरंगा रैली करी इनने, एनिवर्सरी मंगाई मनाई, यानी कि 50 साल कंप्लीट हुए तो हम ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, है ना। क्या आपको लगता है कि सिक्किम का ये जो एग्जाम्पल है ये एक रोल मॉडल हो सकता है कि पीसफुल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करने के लिए? ऑब्वियसली। और ऐसे क्वेश्चंस मेंस में बन जाते हैं कई बार। तो सिक्किम एक स्ट्रेटेजिक बफर जोन भी है गाइस। इसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे तो इसकी लोकेशन भी देखो, आप लिखा हुआ है वुमेन रिप्रेजेंटेशन, हम लोग को देखने को मिला। बट ये चीज आपके लिए यहां पर काम की है। सिक्किम किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? चाइना, भूटान, नेपाल, वेस्ट बंगाल। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, सिक्किम इंडिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। ये आपको शायद पता ही होगा। अब एक मैं आपको टास्क देता हूं जो आप थोड़ा सा पढ़िएगा। ये ऑर्गेनिक स्टेट फेल हो गया सिक्किम में। इस चीज के आने के बाद, ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर होने के बाद, वहां पर भुखमरी की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। क्यों? व्हाट वाज द मेन रीजन? ये आप पता करेंगे। ये आपको एक टास्क है, मतलब मैं आपको दे रहा हूं कि आप खुद से जो है उसके बारे में सर्च आउट करिए, फिर मुझे बताइएगा कि क्या रीजन होगा। इतना ही नहीं गाइस, इको टूरिज्म, हाइड्रो पावर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यहाँ की इकोनॉमिक पिलर्स हैं। तो बस यही चीज थी इसके अंदर, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। बस मुझे इतना बता दो, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को 22nd स्टेट घोषित किया गया इंडिया के अंदर? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? ये देखते हैं किसको पता है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर बताइएगा। तो ये थी एक इंस्पायरिंग जर्नी सिक्किम की, कैसे मोनार्की से लेकर लोकतंत्र तक, राजशाही से लेकर लोकतंत्र तक, मोनार्की से डेमोक्रेसी तक का सफर सिक्किम का देखने को मिला। वहां के लोगों ने इंडिया में शामिल करने के लिए, बावजूद उसके कि वहां पर इतने अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग यूनाइट हुए और उन्होंने इंडियन यूनियन में शामिल होने का फैसला लिया। तो इंस्पायरिंग स्टोरी थी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट का, कॉपीराइट एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है कानून, टेक्नोलॉजी और क्रिएटर्स के अधिकार के साथ। तो आज के गाइस डिजिटल एरा में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में एंटर कर रहा है, हर फील्ड में आप देखिए एआई एंटर कर रहा है,
वहां ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉपीराइट लॉस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे अप्लाई होंगे। क्योंकि आज भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंटेंट है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एआई के अंदर इतनी शक्ति है कि मेरे इसी कंटेंट को वो मॉडिफाई करके शॉर्ट क्लिप्स उसकी बना सकता है, या कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐसा कि मेरी वॉइस जो है वो चेंज कर देगा कि जिससे कि यूट्यूब पकड़ ना पाए। है ना, होती है ऐसी चीजें। ये पूरी चीज को, पूरे वीडियो को मेरे मॉडिफाई कर देगा, 10-15 पार्ट्स में जो है वो बना देगा। राइट, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति भी अपलोड करेगा तो मुझे पता ही नहीं लगेगा किसने अपलोड किया मेरा वीडियो। और मुझे फिर उसका, मुझे नहीं, बेसिकली इस चैनल पे आप देख रहे हैं, ये हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है, तो कॉपीराइट किसके पास है? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास है। जैसे इसके कंटेंट का कॉपीराइट, मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, उसका कॉपीराइट हमारी कंपनी के पास है। तो आप सोचिए, कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को उठाकर उसकी शॉर्ट क्लिप्स जो है वो बना ले और वो कमाने लगेगा, तो कंपनी को पता भी नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, क्रिएटिव राइट्स, तो वो तो कोई मिसयूज हो रहा है। बोलो हाँ या ना, ऐसा हो रहा है? यस। तो इंडियन पब्लिशर्स और मीडिया हाउस ने एक बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के उनका कंटेंट यूज किया टू ट्रेन जनरेटिव एआई मॉडल्स। कई बार ऐसा भी होता है जब आप इस पे आपने देखा हो कुछ कुछ वेबसाइट जो होती है उसमें कुकीज का एक ऑप्शन आता है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट, याद है? आपने देखा हो कोई नई वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उसमें लिखा रहता है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस कुकीज, एक्सेप्ट ऑल। देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं तो नोटिस किया होगा कोई वेबसाइट ओपन करते समय। अगर आप उस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके टर्म्स को, तो उसमें लिखा रहता है कि हम ये डेटा यूज कर रहे हैं हमारे मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए और उसको ट्रेन करने के लिए, जिससे कि वो आपको एक टारगेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल आपको घड़ी खरीदनी है, आपने जो है वो डाला कि भाई रोलेक्स, आपने डाला अरमानी, आपने डाला ये, आपने डाला वो, है ना, घड़ियों के नाम। आप देखना, आप जहां पे भी जाओगे ना आपको घड़ियां दिखाई देगी। या आपको कोई गाड़ी परचेज करनी है, आपने डाली BMW, रेंज रोवर, ऑडी, आपको देखना, आप जिस भी वेबसाइट पे कहीं पे भी जाओ, इवन इन यूट्यूब ऑल्सो, आपको जो एड्स दिखाई देंगे वो या तो गाड़ियों के दिखाई देंगे, या घड़ी आप ऑर्डर कर रहे हो उसके दिखाई देंगे। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको वेरियस सिविल सर्विसेज के कोर्सेज के एड्स दिखते होंगे। बोलो हाँ या ना? दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स, दिस इज हाउ एल्गोरिदम वर्क्स। तो अब ये हुआ कि एआई में भी सेम ऐसा ही है। आप एआई को ट्रेन करोगे तो उसको आपको डेटा देना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो मीडिया हाउस है, यानी कि हमारी जो मीडिया वाले लोग हैं, उनने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया एआई कंपनी के खिलाफ कि भाई यार, तुम तो ये बेकार है, तुम तो हमारे हमारे डेटा का यूज कर रहे हो, हमारी, आप कह सकते हो कि हमारा इतना जो हमने दिमाग लगाया है। अब जैसे मैं हूं, मैं इतना पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपके सामने चीजें प्रेजेंट करता हूं, और उस चीज को कोई और यूज कर ले, तो कहीं ना कहीं मेरे, जो मेरे नहीं, कंपनी के, क्योंकि मैं ये कंपनी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो उस चीज की जो है वो पेमेंट मिल जाती है, बट मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है ना, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का लॉस, कि लोग कोर्स नहीं ले रहे हैं, लोग ऑफिशियल जगह पर नहीं देख रहे हैं, दूसरी जगह से डाउनलोड जो है वो कर ले रहे हैं मटेरियल। है ना, तो ये क्या हो रहा है? ये लॉस हो रहा है। तो इन्हीं सब लॉस को आज की डेट में जो है वो रोकना है, उसी को लेकर ये टॉपिक है, क्योंकि आगे चल के इन्हीं सब चीजों के साथ आप लोग भी डील करोगे। तो कोर्ट में अब इस बात पर डिस्कशन हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट लॉ का इंटरेक्शन कैसे डिफाइन होगा, कि कैसे आप इसको डिफाइन करोगे कि एआई है और कॉपीराइट लॉ है। तो आपके हिसाब से अगर कोई एआई आपका लिखा हुआ कंटेंट ट्रेन करने के लिए यूज करे बिना आपकी परमिशन के, तो क्या वो फेयर है? भाई आपने फॉर एग्जांपल कि आपने एक आर्टिकल लिखा, अब वो आर्टिकल एआई के पास चला गया, उसने पूछा भी नहीं, डायरेक्ट आपसे कॉपी कर लिया, तो इज इट फेयर? नो, इट इज नॉट। अब थोड़ा सा कॉपीराइट को समझो, ये आपके जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है। तो कॉपीराइट का मतलब होता है क्रिएटर के पास उसका ओरिजिनल काम पे एक्सक्लूसिव अधिकार होना। जैसे किसी ने बुक लिखी, किसी ने गाने लिखा, जैसे मेरा छोटा भाई है, उसके वो जो भी म्यूजिक बनाता है उसको रिकॉर्ड लेबल के साथ जो है वो अटैच करता है। क्यों? कॉपीराइट लॉ। पेंटिंग हुई, फिल्म्स हुई, कंप्यूटर की कोडिंग हुई, ये पूरी चीज को आप सिक्योर कर सकते हो, और उसी के लिए ये कानून बनाए गए हैं। कॉपीराइट आइडिया को नहीं, उसकी एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है कि आपने क्या चीज तैयार करी है। इंडिया में कॉपीराइट प्रोटेक्शन राइटर्स की डेथ के बाद भी 60 साल तक रहता है। जिसको ये फैक्ट नहीं पता, ये फैक्ट लिख सकते हो आप। अगर कोई किताब का ऑथर है और उसकी डेथ भी हो गई ना, उसके बाद भी उसका प्रोटेक्शन रहेगा।
तो उससे फायदा क्या, उसकी फैमिली मेंबर्स को उसका रॉयल्टी मिलेगी। इसमें मॉरल राइट्स भी शामिल होते हैं, जैसे क्रेडिट मिलना या मिसयूज के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाना होता है ना। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का कोई कंटेंट यूज करूंगा तो आई मेंशन, यहाँ हमने ये कंटेंट यहाँ से उठाया है। अब जैसे इस केस में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं मल्टीपल जगह से पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज करता हूँ। अब इस ऑब्वियसली बात है, न्यूज तो चेंज होगी नहीं, बट जो तरीका है एक्सप्लेनेशन का वो मैंने चेंज किया। एंड इवन हम क्रेडिट भी देते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो भी चीज पढ़नी है ऑफिशियल सोर्स से पढ़नी है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, राज्यसभा टेलीविजन, राइट, पीआईबी सबसे बेस्ट। इन्हीं सब चीजों से आपको चीजें कवर अप करनी है। बाकी दूसरे इधर उधर की वेबसाइट और दूसरी न्यूज वगैरह को फॉलो अप मत करिए, वो आपके लिए बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि मैं भी अगर कोई न्यूज उठाता हूँ, कोई सोर्स देखता हूँ, तो उसका ऑफिशियल सोर्स से ही निकालता हूँ चीजें। अब सुनना, कानून में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं गाइस। जैसे एजुकेशन और प्राइवेट स्टडी के लिए लिमिटेड यूज अलाउड है, बट इंडिया का अप्रोच नैरो और लिमिटेड है। जैसे यूएस, जहां फेयर यूज डॉक्ट्रिन जो है वो काफी ब्रॉड है, बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। एआई मॉडल होते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी या इमेज जनरेटर्स, ये ट्रेन होते हैं आपके इंटरनेट स्क्रैपिंग के थ्रू। इसका मतलब कि वो लाखों वेब पेजेस, बुक्स, सॉन्ग्स, इनको ये एनालाइज करता है। जब भी आप ये चैट जीपीटी वगैरह में कोई चीज डालते हो ना, तो आजकल उसमें आ गया है कि सर्चिंग वेबसाइट, वो बहुत सारी वेबसाइट सर्च करता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें काफी कंटेंट कॉपीराइटेड होते हैं और परमिशन के बिना यूज किए जाते हैं, स्पेशली प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज के द्वारा। तो यही लीगल केस जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। एएनआई और फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर, एएनआई बहुत बड़ी कंपनी है न्यूज की, पता है ना आपको, मेरा कजिन काम करता है इसमें। तो इन्होंने कोर्ट में क्लेम किया है कि उनका कंटेंट बिना उनकी इजाजत के, बिना उनकी परमिशन के एआई ट्रेनिंग के लिए यूज हुआ है। कंपनी ने ऑप्ट आउट मैकेनिज्म ऑफर किया है, लेकिन वो सिर्फ फ्यूचर डेटा पे अप्लाई होता है, पास्ट डेटा ऑलरेडी यूज रहेगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ये देखो, ये कहानी पूरी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। मेजर इश्यूज जो उठाए गए वो ये उठाए गए कि भाई कॉपीराइट कानून अभी भी ह्यूमन ऑथरशिप पे बेस्ड है। भाई आप जो भी चीज लिख रहे हो, जो भी होता है, क्योंकि मशीन वर्सेस ह्यूमन की क्रिएटिविटी, भाई ह्यूमन ने जो चीज क्रिएटिव चीज करी है उसी का तो मशीन यूज कर रही है, उसको हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके। तो एआई जनरेटेड कंटेंट को प्रोटेक्ट करना या उसका ऑथर कौन है, ये एक ग्रे एरिया है, आप पहचान ही नहीं पाओगे। क्योंकि 10 लोगों लोगों की चीजें, अगर कोई एक यूज कर रहा है, जैसे मैं अपनी बात करूं यहां पर, मैं एक सेम टॉपिक को कुछ नहीं तो 4-5 सोर्सेज से पढ़ता हूं, फिर उसका मिक्सचर आपको देता हूं। तो मैंने फॉर एग्जांपल द हिंदू से सेम आर्टिकल की कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स मुझे मिल गई, इंडियन एक्सप्रेस से कुछ पॉइंट्स मिल गए, अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेरा तो एक क्रिएटिव वो बन गया, है कि नहीं। तो यही कहानी सिंपल सी है और यही है। तो आपने क्या बात समझी कि भाई मैंने अलग अलग जगह से चीजें ली और मैंने अपना क्रिएटिविटी बनाई, तो क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। क्यों? मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, आपको नेक्स्ट चीज में पता लगेगा। देखो, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही समझो इसको आप, जैसे मैं हूं, मैंने अलग अलग, मुझे एआई मानो, मैंने अलग अलग जगह से चीजें पढ़ी, उसको समझी और आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये मेरी क्रिएटिविटी है। अब बात समझना, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से सीखता, राइट, तो वो, उसको आप ये नहीं बोलोगे कि भाई वो एक कॉपीराइट का उल्लंघन है ना, क्योंकि मैं सीख कर आपको चीजें सिखा रहा हूं। जैसे मैं हूं, भाई मैंने क्या किया, 4-5 जगह से चीजें पढ़ी, उसको सीखी, उसको समझी और फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ, दैट इज माई क्रिएटिविटी। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वो डायरेक्ट कॉपी करता है पूरी चीजें, एआई। तो एक होता है एक्सप्रेसिव, एक होता है फैक्चुअल कंटेंट। अगर एआई फैक्ट से सीखता ना, तो नो कॉपीराइट उल्लंघन, कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अगर वो स्टाइल कॉपी करे, जैसे कि पोएट का अंदाज या सॉन्ग का रिदम, तो वो तो उल्लंघन होगा भाई। मतलब एज इट इज पूरी चीजें अगर आप कॉपी करोगे तो दैट इज अ उल्लंघन। नेक्स्ट, बड़ी एआई कंपनीज के पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, छोटी कंपनीज कंटेंट एक्सेस नहीं कर पाती, तो ये अनफेयर कंपटीशन भी एक हो रहा है बड़ी एआई कंपनी और छोटी एआई कंपनी में। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें गाइस। और इंडिया का कॉपीराइट कानून को अपडेट अब हमें करना पड़ेगा, एआई स्पेसिफिक कानून को इंक्लूड करना चाहिए, डेटा माइनिंग के नियम होने चाहिए, ट्रेनिंग डेटा सेट्स
का डिस्क्लोजर, कि किस प्रकार से एआई ट्रेन कर रहा है अपने आप को, उस चीज को डिस्क्लोज करो। वॉलेंट्री लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे एआई कंपनीज फेयर तरीके से कंटेंट यूज कर सके तो उसका प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। और कोड को क्लियरली डिफाइन अप करना होगा कि डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ नॉलेज वर्सेस थेफ्ट ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियरली डिफाइन डेफिनेशन इस चीज की होना जरूरी है कोड की तरफ से, कि भाई आप इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से उपयोग कर रहे हो, या फिर सामने वाले का पूरा एक्सप्रेशन ही आपने कॉपी कर लिया हर चीज। तो पूरी चीज कॉपी करना गलत है, बट आप हाँ थोड़ी चीज देख कर, चीजों को समझ कर अपने अंदाज में चीजें कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ कॉपीराइट थिंग। तो ये था एक गाइस प्रॉपर एक आर्टिकल जिसमें आपको एक अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जो टॉपिक समझाऊंगा वो भी बहुत ध्यान समझना। ये टॉपिक है रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की कहानी हम लोग समझेंगे, यानी कि उनके जजमेंट को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना, नहीं तो चीजें इसमें समझ में नहीं आएंगी। देखो ये जो केस है, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस या जो भी स्टेट पीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, उसके प्रीलिम्स मेंस, स्पेशली जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान समझना है ना। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की 2017 का नोटिफिकेशन और 2021 का एसओपी, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये दोनों ही इंडस्ट्रीज को रेट्रोस्पेक्टिवली एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लेने की परमिशन देते थे। रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंट क्लियरेंस यानी काम पहले शुरू करो, अप्रूवल बाद में लो। मतलब सब सोचिए कि क्या ऐसे अप्रूवल देना संवैधानिक है, कि मतलब एक इंडस्ट्री को बोल दिया कि तुम काम चालू तो कर दो, बाद में तुम्हें एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया जाएगा। ये तो गलत है ना भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का क्लियर उल्लंघन है ये। कोर्ट ने बोला पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल राइट है, और रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस उसका उल्लंघन करता है, कि भाई पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस होगा, उसके बाद आगे काम बढ़ाओगे। समझे आप? तो ये है इसके अंदर मेन टॉपिक। लिख ऐसा लो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये पूरी चीज तो लिख ही लेना यार आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये चीज भी मेंशन कर देना कि नहीं भैया, आप कोई भी कंपनी जो है वो अब सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएगी, यानी कि ईआईए का क्लियरेंस लेगी, उसी के बाद काम करेगी। क्योंकि दो ऐसे इनके पास कंपनी वालों ने लूप होल्स निकाल दिए थे। 2000 कितना 17 का नोटिफिकेशन था, क्या कह रहा था ये, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो आप, और 2021 का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, बात ध्यान समझना। 2017 का नोटिफिकेशन ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक 6 महीने का विंडो ओपन किया था, ताकि जो इंडस्ट्री बिना ईआईए अप्रूवल के काम शुरू कर चुकी हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्रूवल ले सकें। मतलब जिस भी इंडस्ट्री ने अपना काम चालू कर दिया है वो बाद में अपना अप्रूवल ले सकता है। और 2021 में एक मैनुअल जारी किया गया, राइट। तो प्रोसेस जैसे मतलब वॉयलेशंस होते हैं ना, उल्लंघन होते हैं, इवन आफ्टर कोर्ट्स हैड ऑलरेडी क्रिटिसाइज दिस अप्रोच। देखो कोर्ट ने पहले ही भी मना किया था कि ये चीज गलत है, बट ये माने नहीं, इन्होंने 2021 को फिर से चालू कर दिया, एक और मैनुअल दे दिया कि हाँ भाई आप कर सकते हो ये चीजें। तो दोनों का मोटिव यही था कि जो उल्लंघन हो रहा है उसको रेगुलराइज करना, राइट।